भाई आपकी तरफ आता हूँ। कल कुछ सवालात के जवाब तो हमें मिले। एक सवाल का जवाब जो हमें मिला वो ये था कि प्लेइंग 11 क्या होगी। कल आपके सामने प्लेइंग 11 थी। 3 डेब्यूटांट्स हमें नज़र आए। उस्मान खान ने डेब्यू किया, अबरार अहमद ने डेब्यू किया, इरफान खान नियाज़ी ने डेब्यू किया। प्लेइंग 11 से मुतमईन थे आप? देखो मैं तो हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट करने का मतलब कायल हूँ। ये यंगस्टर्स को खिलाते रहना चाहिए। और कल जो मुझे बैलेंस इसलिए अच्छा नज़र आया कि ऊपर टॉप आपके 4 अच्छे लड़के थे, मतलब बाबर थे, साइम थे, रिजवान थे। ये 4 लड़के बड़े अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने 3 लड़के अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने नए बच्चों को डाला, उसमें इरफान भी आ गए और उस्मान भी आ गए। फिर नीचे एक्सपीरियंस प्ले, तो ये बड़ा अच्छा था पैकेज के ऊपर जो है सीनियर नीचे सीनियर बीच में यंगस्टर्स। इसी तरह हमें करना चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सारे के सारे नौजवान डालें। बिल्कुल एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अगर नेपाल वगैरह से आप खेल रहे हो तो उसमें आप ऐसी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे बैलेंस नज़र आया। और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि उनकी सोच क्या है और बहुत पॉजिटिव सोच नज़र। सोच पसंद आई आपको? हाँ, मुझे तो हमेशा से मैं यंगस्टर्स को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ख़ास तौर पे इरफान नियाज़ी को खिलाएंगे कि वो बेचारा अभी तो बिल्कुल नया है। बट इम्प्रेसिव है वो लड़का। नहीं, मैंने तो उस वक्त आपको PSL में हमेशा उसकी तारीफ़ की कि उसके बल्ले पे इतना अच्छा गेंद आ रहा था, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि इसको नंबर ऊपर करना चाहिए। मगर अब देखते, अल्लाह करे वो परफॉर्म करें सारे बच्चे। भट्टी साहब, एक दिन पहले, कल मैच से पहले हम बात कर रहे थे, प्लेइंग 11 का अंदाज़ा लगा रहे थे। ऑलमोस्ट वही नाम थे जो हम सोच रहे थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर पे हमारे सवालिया निशान थे कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। कल हम पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देख तो नहीं पाए, लेकिन जो टीम हमारे सामने है उसमें बाबर आजम, साइम अयूब का नाम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, फिर उस्मान खान है, इफ्तिखार अहमद है, इरफान खान है। अगर इस हिसाब से भी बैटिंग ऑर्डर है, दैट्स नॉट अ बैड बैटिंग ऑर्डर। देखिए दानिश, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं यही बैटिंग ऑर्डर कल पाकिस्तान अगर मैच पूरा हो जाता तो इसी बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से खेलना था। रिजवान जो पिछली सीरीज में ओपनिंग कर रहे थे, अब उनको वन डाउन पर लेकर आए हैं। बाबर आजम खुद ओपन कर रहे हैं। साइम अयूब के साथ नंबर 3 पर रिजवान आएंगे। चौथे नंबर पर उस्मान खान को बैटिंग दी गई और 5वें नंबर पर जो है वो इफ्तिखार अहमद आए हैं। अच्छा, आजम खान की हम बात कर रहे थे, लेकिन आजम खान जिस तरह की सख्त ट्रेनिंग करते हुए हमें नजर आए काबुल में। परसों जब प्रैक्टिस सेशन हुआ तो उनका काफ मसल खिंच गया, वो अनफिट हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो वनडे T20 सीरीज में अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में रिजवान को तो सारे मैचेस खिलाना पड़ेंगे, क्योंकि रिजवान अब टीम में वाहिद विकेट कीपर है। अगर आजम खान फिट हो जाते हैं फिर रिजवान को रेस्ट देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बैटिंग ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं, यही हमें बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है। लेकिन कल हमने फखर जमान को 11 में नहीं देखा। इमाद वसीम जो थे, जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी, वो टीम में शामिल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में अब बाकी 4 मैचेस रह गए जो हमारे बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको अगले 4 मैचेस में टीम मैनेजमेंट ट्राई करेगी। लेकिन जो 3 यंगस्टर्स को खिलाने का अच्छा फैसला है। अब देखना है कि ये यंगस्टर्स जिनको मौका दिया जा रहा है वो किस तरह इंसाफ करते हैं। यार लॉस तो मौका मिलने से आजम खान की इंजरी पाकिस्तान की लॉस तो है, लेकिन उस्मान खान की टीम में होने का फ़ायदा ये है कि वो पार्ट टाइम विकेट कीपर भी हैं। इन अ लॉन्ग टूर्नामेंट आपको एक ऑल्टरनेट विकेट कीपर रखने की ज़रूरत नहीं। अगर उस्मान खान है, खुदा न खास्ता अगर मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं या एक आध मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो देखिए दानिश, मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमको इस सीरीज़ में तमाम खिलाड़ियों को ट्राई आउट करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा। क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में हमें इतनी तब्दीलियां करने का मौका मिलेगा नहीं। फिर न्यूजीलैंड की कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं, तो हमको अपने नए खिलाड़ियों को बिल्कुल इसमें ट्राई आउट करना चाहिए, रोटेशन पॉलिसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था ना, मुझे बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तरफ इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेते हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं पहले मैच में ना खिलाकर? चलें ठीक है, आपने उनको नहीं खिलाया। सवाल ये है कि एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर खेल रहा है शादाब खान की शक्ल में, तो दूसरे को खिलाने की क्या ज़रूरत है? या तो शादाब खेलेंगे या अबरार खेलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही प्लेइंग 11 में आ जाएं। वो तो मिस्ट्री स्पिनर है। अबरार स्पिनर है यार, उसको आप यू कैन नॉट कॉल हिम अ राइट आर्म लेग स्पिनर। लेग स्पिनर इज अ रिस्ट स्पिनर जो रिस्ट से करता है। बिल्कुल, ये मिस्ट्री है, ये उंगलियों से करता है। बिल्कुल। चले, आप उनको सरप्राइज़ करना चाह रहे थे, तो एक तो बात मेरे समझ नहीं आई। फिर शायद एक फैक्टर हो इमाद को ना खिलाने का कि अब आपके पास साइम अयूब भी मौजूद है, बिल्कुल, जो नया बॉलर, और इफ्तिखार भी है सर हमारे पास। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दानिश, वो ये है कि नो डाउट आपको नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए, लेकिन भाई जो ट्राई एंड टेस्टेड है पहले उनको तो आप खिला लो।
फ़खर जमान जो है उनको आपने बाहर कर दिया, आपने उस्मान को टीम में कर लिया। फिर दूसरी बात यह कि कोई शक नहीं है इसमें कि इफ्तिखार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी आपका जो मिडल ऑर्डर है वो आपके महफूज हाथों में नहीं है। लेकिन इरफान नियाज़ी, मुझे उनकी नहीं सिलेक्शन समझ आ रही। देखें, अगर आप उनको टीम में डाल रहे हैं, PSL में उनका 150 नहीं है, 39 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 171 उनके इस टूर्नामेंट में रन है। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस आप कहते हैं अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किया, वो भी मैंने देख लिए। 100 है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। अगर आप इस तरह टीम में जो है वो पैराशूट से लैंडिंग कराएंगे तो फिर कैसे होगा? सिकंदर, ये के सारे शुकूक शुबात एक तरफ, हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये सारे नाम समझ में आते हैं। अगर हम वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने जा रहे होते तो शायद यहाँ पर फ़खर भी होते, शायद इमाद भी होते, शायद पाकिस्तान कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाता और यंगस्टर की तरफ नहीं जाता। लेकिन इस स्टेज पर ये नाम समझ में आते हैं, इनकी इंक्लूजन समझ में आती है। देखिए, मैं याया से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। जब इस किस्म की सीरीज़ होती हैं, इसमें ट्राई एंड टेस्टेड को टेस्ट करने का क्या फ़ायदा? मेरे तो लॉजिक नहीं समझ। हाँ, अब जैसे ही हम मूव करेंगे बाहर, आयरलैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ की टीम खिलाएं जो आपके तगड़े लड़के हैं। यहाँ पर ये हमेशा कहा जाता है, हम जब पैदा हुए, क्रिकेट खेलनी शुरू की और मैंने खुद खेली, कि हमेशा उस ज़माने में भी कहा जाता था कि जिसको भी डेब्यू कराना है उसको आप पाकिस्तान में घर में कराएं। हाँ, घर में कराएं ताकि उसको एक आदत सी बने, फिर उसको एक छोटी टीम के खिलाफ कराएं। तो इन बच्चों को यहाँ पर आप जितना ट्राई करना है कर लें, आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को खिलाने की। देखें, अभी आप साइम की बात कर रहे हैं, तो साइम और बाबर अगर ओपन करते हैं, सपोज करें, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, साइम रन्स नहीं कर पाते, तो आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है ना रिजवान का। बिल्कुल, वो तो कहीं नहीं जा, वो नेचुरल ओपनिंग जोड़ी है आपकी, तो विन विन है आपके लिए, ऑलरेडी देयर। बिल्कुल, तो आपको फिक्र की कोई बात ही नहीं है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं उनको आप ट्राई कर लें, फिर आयरलैंड जाएंगे। मैं तो कहता हूँ जब इंग्लैंड पहुंचे ना, तो आपकी टीम जो है ना तैयार होनी चाहिए। फॉर मी साइम अयूब लंबी रेस के घोड़े हैं और उनको बड़ी इनिंग्स पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका रोल कैमियोज वाला है, क्विक फायर 40, 50, 60 रन एक्सपेक्ट कर रही है टीम मैनेजमेंट उनसे, ऐसा लगता है इस टाइप का रोल उनका डेवलप किया जा रहा है। बट वो वाकई में लंबी रेस के घोड़े। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे बात करेंगे। जो पेसर इस कल टीम में शामिल थे, इसमें शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और शामिल थे। 3 पेसर्स के साथ पाकिस्तान कल ग्राउंड में उतरा था। इज दिस द आइडियल बॉलिंग लाइनअप फॉर पाकिस्तान? क्या एक ऑलराउंडर को शामिल किया जा सकता है? निश्चित बात करेंगे।